नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में दोबारा स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इससे पहले आदिकाल का भाग 1 हमने देखा था और हमने 84 सिद्धों के नाम ये हमने अध्ययन किया था। अंतिम में जो नाथों की संख्या 9 माना गया है, इसे हमने अध्ययन किया था। अभी भाग 2 आज लेकर आए हैं, आदिकाल भाग 2। ठीक है, आगे अध्ययन करेंगे हम। तो दोस्तों यदि आप चैनल में नए हो, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे अपभ्रंश साहित्य को। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैं उसे आपको बताऊंगा, उसे अंडरलाइन करूंगा। प्रश्न वहीं से ही आते हैं। अब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है बच्चों, घर पे अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जो ये कालखंड है ना, कालखंड बहुत बड़ा है। हिंदी साहित्य का इतिहास को अच्छी तरीके से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। महत्वपूर्ण है, जिसे जिसे मैं अंडरलाइन कर लूंगा उसे देखते हुए जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। याद रखना, स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्वान थे। ठीक है, और स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। क्या है? पौमचर्यु, ऋठनेमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद। ये प्रश्न पूछता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, स्वयंभू के 3 ग्रंथ है। ठीक है, और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए, अभी स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा भी कहा है। स्वयंभू ने क्या क्या कहा है? वन लाइनर में प्रश्न पूछ देता है। ठीक है ना। स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। ठीक है, ये सब देखना आपको, अभी देखेंगे। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुण्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है, ये याद रखना, यहां से भी प्रश्न आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये पुण्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुण्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। सर्वमान्य धारणा है कि पुण्यदत्त का आविर्भाव 972 ईस्वी से 10वीं शती में हुआ। पुण्यदंत की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? याद रखना, 63 महापुरुष, गुणालंकार और अणय कुमार चरियु तथा जसहर चरियु। ये इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। पुण्यदत्त के 63 महापुरुष, गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुण्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया। पुण्यदंत ने अपने चरित काव्य में कितने छंदों का प्रयोग किया? चौपाई छंद, याद रखना। ठीक है, आगे अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं
का छंद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य कवि को भाखा की जड़ कहा है, याद रखना, भाखा की जड़ किसने? शिव सिंह सेंगर ने कहा है। और पुण्यदंत ने स्वयं को अभिमान, मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब पढ़ना, ठीक है। संदेश राशक, देखो यहाँ से इंपोर्टेंट स्टार्ट हो जा रहा है। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ भी माना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। जोइंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की है। पहला का नाम क्या है? परमात्मा प्रकाश, और दूसरा योगसार। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और जॉर्ज ग्रेयर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। ठीक है, 9 कवियों को शामिल किया। 9 कवि कौन है दोस्तों? पुण्य कवि, पुष्प कवि, पुण्य कवि खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अन्यदास, चंद्र, जगनीक, सांगर एवं जोगराज। ये याद रखना, यहां से प्रश्न आते ही हैं दोस्तों। ठीक है, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया? तो 9 कवि। और 9 कवियों में से कौन से एक कवि हैं, दे दे, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, 3 ऑप्शन गलत दे दिया जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे आप अध्ययन कीजिएगा। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्कार में आरंभिक काल 700 से 1444 ईस्वी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में प्रथम संस्करण में 19 कवियों को स्थान दिया, याद रखना। ठीक है, ये 19 कवियों के नाम है। पुण्य या पुण्ड रचना अज्ञात 770 ईस्वी, अज्ञात कवि खुमान रासो 890, नंद कवि रचना अज्ञात 1137, मसूद रचना अज्ञात 1180, कुतुब अली रचना अज्ञात 1180, साइदान चरण संवत्सर 1191, अक्रम फैज वर्तमान 1205 से 58 ईस्वी, चंद पृथ्वीराज रासो इंपोर्टेंट है 1225 से 49, जगनीक आल्हा, केदार कवि वारदर वेणी अज्ञात 1225, जलहन भूपति भागवत दशम स्कंद भाषा 1344 ईस्वी, नरपति नाहला इंपोर्टेंट दोस्तों, यहां से प्रश्न आते ही हैं, विशल देव रासो 1354 ईस्वी, नल्हा सिंह विजयपाल रासो 1355, सांगर हमीर काव्य 1357 ईस्वी, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद नुकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 ईस्वी, गोरखनाथ 40 ग्रंथ 1407 ईस्वी। ये 19 कवियों का संकलित किन्होंने किया है? मिश्र बंधु विनोद ने, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक माना है। देखो, प्रथम संस्करण में मिश्र बंधु ने कवियों का संकलन 19 किया है, दूसरे संस्करण में कितना? 75, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहले क्या? अपभ्रंश, और दूसरा देश भाषा, जो बोलचाल की रचना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। कितने रचनाओं को स्थान दिया है? 12 रचनाओं। यहाँ से प्रश्न आते हैं। अपभ्रंश की रचनाएं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अपभ्रंशी रचना है। तो याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है। प्रथम अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा। तो अपभ्रंशी रचना है, अपभ्रंशी क्या क्या रचना, ये पूरा इंपोर्टेंट है, ये आता है ये प्रश्न। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। दूसरा क्या है? देश भाषा काव्य की रचना। खुमान रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, अल्लाह का मूल रूप,
खुसरो की पहेलियां और मुकरियां पूछता है दोस्तों। 8 विद्यापति पदावली। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। प्राकृत पैंगलम का प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमिरासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार शांघर को बताया। राहुल सांकृत्यान ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे सिद्ध साहित्य। ठीक है, सिद्ध साहित्य पहले हमने ऑलरेडी क्या देखा है, हमने पहले ये अपभ्रंश साहित्य खत्म हो गया। सेकेंड अभी हम देखेंगे सिद्ध साहित्य। जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं वो आपको बताता चलूंगा, अब नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, प्रश्न वहीं से बनते हैं और अच्छी तरीके से आप अध्ययन कीजिए। चलिए यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर सिद्ध साहित्य में सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं। प्रश्न, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरप्पा को। ठीक है, इन्हें सरोज, वज्र, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरप्पाद हैं। इंपोर्टेंट ये भी है, ये 3 पूरा इंपोर्टेंट। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वो हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र शिव पर्वत पर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। इंपोर्टेंट है। ठीक है, और विनयतोष भट्टाचार्य ने सरप्पाद का समय विस्वी 690 या 633 ईस्वी स्थिर किया है। ठीक है, इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। इनके लिखे कितने ग्रंथ? 32 ग्रंथ, याद रखिएगा, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो यहां पे इंपोर्टेंट है, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और सबदी किंचित रूपांतरित हो गए। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल, लुइपा का जन्म देखो राजा धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सब्रप्पा के शिष्य थे। लुइपा किसके शिष्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। लुइपा सब्रप्पा के शिष्य थे। चलो आगे देखें। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। 84 सिद्धों में से। ठीक है, चलिए आगे। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। किनके द्वारा? लुइपा के द्वारा, जिनमें डोम्बिपा गीतिका है और योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध है। ठीक है, लुइपा के 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें डोम्बिप, गीतिका, योगचर्या। ठीक है, ये संकलित है। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। जो डोम्बिपा किसके शिष्य थे? विरूपा। कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि। कणप्पा जो है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कणप्पा जो सिद्ध सामंत है, कणप्पा सिद्धों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कणप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820
ईस्वी में हुआ। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणप्पा पंडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कणप्पा पंडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। इंपोर्टेंट है दोस्तों। कणप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया था। इंपोर्टेंट है। अभी जैन साहित्य देखेंगे। जैन साहित्य में याद रखो, जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने हिंदी कविता का प्रचार प्रसार पश्चिमी क्षेत्र में किया। और रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है, जो डॉक्टर दशरथ ओझा, इसका समय 905 ईस्वी बताया है। ठीक है। आगे, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ क्या है? पंच पांडव रचित रास। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी में हुआ। ठीक है। मुनिजन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य भी माना है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। डॉक्टर गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। इंपोर्टेंट है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। ये ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। ठीक है। और इन ग्रंथों में इनका नए चक्र बहुत प्रसिद्ध है। किनका? देवसेन का। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन ग्रंथों में नए चक्र बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर देखो, बृहद नए चक्र को रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। जिन धर्म सूरि ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना किया है। देखो, जिन धर्म सूरि ने 1209 ईस्वी में स्थूलीभद्र रास की रचना की है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखो, नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद है और चौपाई छंद में 12 मास का वर्णन विनय चंद्र सूरि द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। विनय चंद्र सूरि की रचनाएं, अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित, कल्प निरुक्त, उवेश माला, कहानियां, छप्पय आदि ये रचना है। ये जैन रास परंपरा के अन्य कवि हैं। ठीक है, ये सब आप अध्ययन कीजिएगा। फागु काव्य, फागु काव्य देख लो थोड़ा। फागु काव्य में आदिकाल के रास परंपरा के ही भांति फागु काव्य की परंपरा भी जैन कवियों में महत्वपूर्ण है। और फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के, याद रखो, फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु, वसंत, प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग। संस्कृत में क्या है? फल्गु, प्राकृत में फागु और हिंदी में फाग से मानी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से आ सकते हैं बच्चों। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरि द्वारा रचित जिनचंद सूरि फागु 1284 ईस्वी है। फागु काव्य का अर्थ क्या है? फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु। ठीक है, फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु। जिनचंद सूरि में 25 छंद है। चलिए आगे बढ़े।
और श्री नेमिनाथ फागु की रचना कब हुई? 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। चलो आगे बढ़े। नाथ साहित्य देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, नाथ साहित्य, गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या बताते हैं? नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, इन दोनों के योग से हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में षट चक्र वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। याद रखना, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। और राहुल सांकृत्यायन ने गोरख का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें नवीं शती का मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 13वीं शती बताते हैं तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल उन्हें 11वीं शती को मानते हैं। कौन कब कब मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। चलो आगे बढ़े हम लोग। बच्चों अभी यहां से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है रासो साहित्य। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है। ठीक है, विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताया। देखो कि इन्होंने क्या क्या बताया है। गार्सदत्त बोलते हैं राजसूय, मतलब कौन से विद्वान ने रासो साहित्य को क्या कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना है। गार्सदत्त ने राजसूय बताया। हर प्रसाद शास्त्री राजयश, नरोत्तम स्वामी रासक, कविराज श्यामल दास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन रास या रासो कहते हैं, नंदुलारे वाजपेयी रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक उपरूपक कहते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी बोलते हैं, राव सियाराज दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक बोलते हैं, गणपति चंद्र गुप्त बोलते हैं रासक, रास, रासा, रासु, रासो। ठीक है, इन्होंने कवि और उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, कौन से काल में इन्होंने दिया है। दलपति विजय ने रचनाएं खुमान रासो, 9वीं शती, रसवीर और भाषा राजस्थानी, काव्यरूप प्रबंध, नरपति नाला विशलदेव रासो रचना है 1212, समय श्रृंगार रस 4 खंड, वीरगति, जगनिक परमाल रासो आलाखंड 1230, ये समय वीर रस और वीर गीत, ये दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रवरदाई मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो आता ही है। ठीक है, चंद्रवरदाई का रचना है पृथ्वीराज रासो और रस क्या है वीर, और समय ये मतलब अध्याय 69 समय, और भाषा डिंगल, और इनकी काव्य रूप क्या है प्रबंध है। ठीक है, नल्हा सिंह का क्या है विजयपाल रासो, श्रृंगार वीर, 42 छंद, और इनका काव्य रूप क्या है वीर गीत। चलो आगे बढ़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि, मोस्ट इंपोर्टेंट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं जो चंद्रवरदाई है ना, वो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकवि है। मोस्ट इंपोर्टेंट, फेमस है, आपको पता होगा। पृथ्वीराज रासो किनकी है, चंद्रवरदाई की है, और ये क्या है, ये महाकाव्य है और ये प्रथम महाकवि है। ठीक है, कौन प्रथम महाकवि,
चंद्रवरदाई हैं। याद रखना ये चीजों को। मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। मिश्र बंधु कहते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों में के बीच मतभेद हैं जो निम्नलिखित यहाँ पर बताया जाता है। किनका क्या क्या मतभेद देखेंगे। श्याम सुंदर दास कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुनिजन मतलब अर्थ प्रामाणिक, मुनिजन विजय। मिश्र बंधु देवी प्रसाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये अर्थ प्रामाणिक है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या कविराज श्यामलाल दास डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद निम्न है। कविता, छप्पय, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्य। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शकी संवाद के रूप में रचित माना गया है। ठीक है। डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्द में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मास का वर्णन नरपति नालाकृत विशलदेव रासो में मिलता है। और कयामसवत पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को स्वीकार किया। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता वर्णन है। आल्हा खंड के सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया है। ठीक है। चलो आगे। विद्यापति, अभी विद्यापति का है 1350 से 1450 ईस्वी तक थे। विद्यापति के गुरु कौन थे बच्चों? पंडित हरि मिश्र। ठीक है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति कहाँ के थे? यहाँ से भी प्रश्न आ जाएगा, इंपोर्टेंट है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है संस्कृत, अवहट, मैथिली। शैव सर्वस्व सार कीर्तिलता पदावली, गंगा वाक्यवली कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय नाटक। ठीक है। दुर्गा भक्त तरंगिणी कीर्तिलता में कीर्ति सिंह, गोरक्ष विजय का गद्य। भू परिक्रमा और कीर्ति पताका में भाग संस्कृत में है तथा पद्य। दान वाक्यवली शिव सिंह की वीरता और भाग मैथिली में है। चलो बच्चों ये इंपोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंच देवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर किसने कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसको ना? पदावली के श्रृंगारिक पदों की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं ना? विद्यापति के संबंध में लिखा है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। ये तो आता ही है बच्चों। ठीक है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है। क्या क्या देखेंगे? अभिनव जयदेव, कवि शेखर। देखो विद्यापति को क्या क्या उपाधियों से नवाजा गया है। ये जो जितने दिए गए 8 प्रकार है ना, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो। एक दे देगा सही आंसर, 3 गलत दे देगा। चलो। कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावघान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। ठीक है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि। विद्यापति की कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश देखो। कीर्तिलता से देसिल बयना सब जनमीठ ते सन
जंपो अवहट्ठा, रजलुंद असलान बुद्धि, विक्रम बले हारल, पास बईसी, विश्वासी राय, गैनेसर मारल। ठीक है, ये सब बच्चों ये पंक्तियां हैं विद्यापति की, आप इसे देखोगे। ठीक है, देखो अभी हम लोग चलते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का थोड़ा देखेंगे। अमीर खुसरो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। इंपोर्टेंट, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वानों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि, कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी। इन्होंने, डॉक्टर ईश्वरी ने, इंपोर्टेंट है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। अमीर खुसरो के द्वारा ग्रंथों की संख्या 100 बताई है विद्वानों ने। महत्वपूर्ण क्या है? खालिक वारी, पुस्ता बच्चों, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां। देखो बच्चों, ये अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां से बहुत प्रश्न आते हैं। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो जाए, यूजीसी नेट में हो, ठीक है ना, और इसमें भी आ सकता है एसएसबी लेक्चरर में। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां ने उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांक निम्नलिखित है। च मन तुतीय, हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज नाज गोयम। चलो इनकी पहेलियां। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये आप पहले मुकरिया देख लेना बच्चों। इनके ब्रजभाषा रूप है। चूक भई कुछ बांसो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन बाको सरगा ज्यो पानी। ये बच्चों देखना है। इनके दोहे हैं, ठीक है ना, दोहे और गीत ब्रजभाषा में लिखी गई है। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान। ठीक है, अभी गोरखनाथ के छंद हैं, इसे थोड़ा हम देखेंगे। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंगार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चों। पृथ्वीराज रासो, इनका देखेंगे। राजनीति पाइये, ज्ञान पाइये सुझ जानिया, उकति जुगति पाइये, अरथ घटी बड़ी उन्मानिया। ये है देखना। रघुनाथ चरित, हनुमंत कृत, भूप भोज, उद्धर्य जेमी, पृथ्वीराज सुजस, कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धर्य तिमी। ठीक है, तो बच्चों यही इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट हो गया। महत्वपूर्ण बातों को मैंने आपको अब तक बताया है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज के जो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल हमने कंप्लीट करवा दिया। तो आदिकाल में जो महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने आपको बताया है और अंडरलाइन भी किया है, उसे आप अच्छी तरीके से घर पे अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, और हमेशा एक बात अंतिम में मैं बोलता हूँ, कभी निराश नहीं होना है। जीवन में परेशानी, मुसीबत, संघर्ष आपको होगी, लेकिन आपको निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है, क्योंकि आपने हरिवंश राय बच्चन जी की जो दोहे आपने सुना होगा, ठीक है ना। आप वृक्ष हो खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र की छा, मांग मत मांग मत मांग मत, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। उनकी क्या है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, बहुत अच्छे तरीके से कविता है। ठीक है, तो जीवन में कभी हारना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, लड़ना है, निरंतर जीवन में आगे बढ़ते हुए जाना है। सफलता जरूर एक दिन आपके कदम चूमेगी बच्चों। ठीक है, तो याद रखना। तो बच्चों मैं आपसे और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। हमारी क्लासेस जूनियर टीचर, ओएसटीटी हिंदी और आरएसटी हिंदी की हमारी पेड बैच शुरू हो चुकी है। जूनियर टीचर की वैकेंसी आ गई है, और जूनियर टीचर में आप जानते होंगे हिंदी में 15 नंबर का कंटेंट पेपर है, उसे मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आपको मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो यदि आप जूनियर टीचर के पेड बैच लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओएसटीटी हिंदी की आगे
मतलब उसकी भी आ जाएगी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी अब रिलीज हो जाएगी आगे, बताया जाता है शायद अक्टूबर महीने तक आ सकती है। और आरएसटी हिंदी के 4th 5th की वैकेंसी आ जाएगी बच्चों। ये पेड बैच हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है बच्चों। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9692355067। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बेहतरीन ढंग से पेड बैच हम में हर अच्छी मतलब हर महत्वपूर्ण बातों को आपको बताएंगे, आपको गाइड किया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सही तरीके से करवाया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस आपको दी जाएगी, जो भी डाउट्स है लाइव क्लासेस में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लासेस बहुत अच्छी लगी और आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा। और 2021 से जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी आई है 2021 में बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया और बच्चों ने पेड बैच से ही बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बच्चों, तो आप भी जुड़ सकते हो। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज की क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको आज की क्लासेस बहुत अच्छी ढंग से समझ में आई है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पूरा शेयर कर दीजिए। जो आप देख रहे होगे राइट में सब्सक्राइब का बटन, उसे फोड़ ही दीजिए पूरा पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आप ही का चैनल है मित्रों, लर्न हिंदी एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, फिर अगले क्लासेस में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।